बात कर लेते हैं कि सैलरी चैप्टर की अगर बात करें तो इसमें जब हम सैलरी टर्म की यूज़ करते हैं तो सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। जैसे कि हमने बात करी थी सैलरी, जो कि सेक्शन 15 से 17 तक डील करता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? सैलरी, जो सिंपल सैलरी है, बेसिक सैलरी। एनी प्रॉफिट विच इज़ गिवन अगेंस्ट सैलरी, means not salaries exactly given, but any profit in the terms of say bonus or any share in profit that the company or the business concerned or the employer earns, they are giving that part of share or profit to the employee in turn of salary. Then any types of allowances which are being given. Allowances, they are basically cash emoluments in nature. And then any perquisites that could be given. सो परक्विजिट्स मतलब कोई बेनिफिट्स फैसिलिटी दे दी गई, कैश नहीं दिया गया। अलाउंसेस बेसिकली कैश मॉल्यूमेंट्स होंगे और परक्विजिट्स बेसिकली इन काइंड होंगे, कोई बेनिफिट्स फैसिलिटीज़ की फॉर्म में होंगे। सो अगर हम बात करें तो सैलरी में ये चारों चीज़ें आ जाएंगी। सैलरी कंपोनेंट, कोई अलाउंसेस दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल एचआरए होता है, डीए होता है, एंड सो ऑन, यूनिफॉर्म अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस। परक्विजिट कोई दिया जा रहा है, बेनिफिट कोई इन एडिशन टू सैलरी, देन कोई प्रॉफिट दिया जा रहा है इन एडिशन टू सैलरी और अगेंस्ट सैलरी। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? सैलरी चैप्टर के अंदर। इन एडिशन और क्या इसमें आ सकता है? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, जो कि जैसे कि हम बात करेंगे कुछ कैटेगरीज के लिए एग्जाम्प्ट हैं, कुछ के लिए एग्जाम्प्ट नहीं होगा। और टैक्स, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट पे अगर कोई टैक्स है वो भी इसके अंदर होता है, सैलरी चैप्टर के अंदर ही कवर होता है सेक्शन 16 में। और ओवरऑल अगर इसे हम फ्रेमवर्क की बात करें, ये सारी चीज़ें मिला के हमारा क्या बनता है? व्हाट वी गेट इज इनकम अंडर द हेड सैलरीज। सो सैलरी चैप्टर की जब हम बात करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। देन आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस वीडियो में प्रोविडेंट फंड। सो बेसिकली हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोविडेंट फंड क्या होता है और इसके मायने क्या हैं। जब भी कोई जॉब कर रहा है पर्टिकुलर पर्सन, सो प्रोविडेंट फंड जो है बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट हेड है उस पर्सन के लिए जो भी एक एम्प्लॉयमेंट में है, सर्विस में है। प्रोविडेंट फंड होता क्या है? बेसिकली इट इज़ अ प्रोविजन टू एनकरेज सेविंग्स फॉर सोशल सिक्योरिटी पर्पज ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब गवर्नमेंट ने डिफरेंट तरह के प्रोविडेंट फंड्स बनाए हुए हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है? मोडस ऑपरेंडी क्या होगा? जो गवर्नमेंट है, जो एम्प्लॉयर होगा, वो एम्प्लॉयर गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, कोई कॉरपोरेट भी हो सकता है, कोई भी। सो एम्प्लॉयर भी एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी कंट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉय भी अपनी एक सैलरी का फिक्स्ड परसेंटेज है वो इस फंड में डालेगा, जिसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। और ये उसको कब मिलेगा? जब वो नौकरी छोड़ के जाएगा या उसकी जॉब टर्मिनेट हो जाएगी या वो रिटायर हो जाएगा। So mostly practically both of them, employer as well as employee, contribute towards the provident fund of employee। ठीक है। अब जो पूरे का पूरा कंट्रीब्यूशन है, द फुल कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद एनी इंटरेस्ट विच इज बीइंग क्रेडिटेड टू सच प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड में जो पैसा पड़ा है, ठीक है, वो एक अलग फंड बनाकर सब एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड का पैसा उसमें आ गया, तो वो कहीं पे और इन्वेस्ट हो रहा होगा, उस पर रिटर्न जनरेट हो रही होगी उस अमाउंट की। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट भी है वो भी एम्प्लॉई के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, जो भी प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट है। और उसका एक लिमिट्स हैं, कैपिंग है। फॉर एग्जांपल डिपेंडिंग अपॉन 9.5% है, या चेंज किया गया है किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए, या 12% है, और वट एवर इट इज़ द केस में। उतना अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो टैक्स फ्री है, उसके ज़्यादा है तो फिर वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड किया जाएगा। ठीक है। सो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म यही है कि एम्प्लॉय अपनी सैलरी का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन 10%, 12% जो है वो मैंडेटरी है, वो कंट्रीब्यूट करेगा अपने प्रोविडेंट फंड में, अ काइंड ऑफ रिटायरमेंट फंड, काइंड ऑफ एनिटी दैट ही इज डिडक्टिंग आउट ऑफ हिज मंथली सैलरी एंड द फाइनल अमाउंट दैट ही इज गोइंग टू रिसीव आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और एट द टाइम व्हेन ही और शी रिटायर्स। सो जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, नॉर्मली एम्प्लॉयर, उसका एम्प्लॉयर भी उतना ही कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट करता है, उतने परसेंटेज ही। सो एम्प्लॉई इसमें से पेमेंट लेता है रिटायरमेंट पे, या जब इंपॉर्टेंट ओकेशन, अगर वो मिनिमम थ्रेश होल्ड पास कर ले तो
उस टाइप पे। सो टोटल अगर हम प्रोविडेंट फंड की बात करें तो हमारे पास कितने तरह के प्रोविडेंट फंड्स हैं? बेसिकली 4 टाइप्स, 4 तरह के प्रोविडेंट फंड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है एसपीएफ, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जो बेसिकली 1925 के एक्ट के अंतर्गत है और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके लिए एसपीएफ चलता है। देन इज आरपीएफ। आरपीएफ मीन्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये होता है प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है बेसिकली। देन अनरिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट अनरिकॉग्नाइज्ड यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आरपीएफ इज रिकॉग्नाइज्ड, यू लग गया तो मतलब वो अनरिकॉग्नाइज्ड। ये भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ही होता है, बट ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज़ के लिए आ गया जिनका रिकॉग्नाइज नहीं है, कोई इनफॉर्मल काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एंड सो ऑन, उन केसेस में। और ये आपको पता ही है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दैट इज ओपन फॉर एवरीवन, एनीवन, वेदर दैट पर्सन इज एम्प्लॉयड और नॉट सो एम्प्लॉयड, दे कैन गो टू बैंक एंड ओपन अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट का कोई स्पेसिफिक मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है। सो ये 4 तरह के हमारे पास प्रोविडेंट फंड्स जो हैं वो इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं, अवेलेबल हैं। अब अगर हम इनकी बात करें तो इनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, हाउ दे आर ट्रीटेड, ये हमने बेसिकली बात करी, ठीक है। एसपीएफ स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड वाला और यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड वाला, और दोनों ही लागू होते हैं प्राइवेट सेक्टर में। अब इनकी जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उनके बेसिकली डायमेंशंस क्या है? एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, अगर तो वो एसपीएफ स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो 80C सेक्शन जो है जिसमें 1.5 लाख की डिडक्शन उसको अपनी टोटल इनकम में से अलाउड है, माइनस कर सकता है उतना अमाउंट, वो सारे का सारा एम्प्लॉय की जो भी कंट्रीब्यूशन है वो सारे की सारी क्वालिफाई करती है, वो 80C में क्लेम कर सकता है अगर 1.5 लाख तक उसने टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, और वो फंड कौन सा है? एसपीएफ है, ठीक है। देन अगर आरपीएफ की बात करें, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, उसमें इसमें भी फुली क्वालिफाई करती है जितनी भी उसकी कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड में अंडर 80C। बट अगर वो जिस प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर वो प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, तो एम्प्लॉय चाहे जितना मर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है, 5%, 8%, 10%, 12%, वो जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो उसको अमाउंट को 80C के अंदर क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉयर जो है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि जैसे कि हमने बात करी जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है नॉर्मली एम्प्लॉयर भी उतनी ही इक्वल कंट्रीब्यूशन की जाती है। सो स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड के केस में अगर देखोगे तो सब चीज़ें ही एग्जम्प्ट हैं, चाहे वो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन हो, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन हो, इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा हो उस प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, या रिफंड उसमें से लिया जा रहा हो, ठीक है, यहाँ कोई ट्रांसफर किया जा रहा हो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में बैलेंस, ठीक है। सो अगर तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बेसिकली, तो उसके केस में सारी चीज़ें ही सबकी सब चीज़ें एग्जम्प्ट है, और वो एसपीएफ की बात कर रहे हैं तो। हाँ, अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन तो 80C के अंदर आ गई, ठीक है, वो करेगा जितनी। एम्प्लॉयर की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 12% तक लीगली अलाउड है, वो उतनी उसको एग्जम्प्ट है। अगर 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर दिया, ठीक है, तो 12% किसका? 12% एम्प्लॉयज़ की सैलरी का। सो अगर एम्प्लॉयज़ की सैलरी के 12% से ज़्यादा एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कर दिया प्रोविडेंट फंड में, आरपीएफ में, तो जितना अमाउंट एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया है वो एम्प्लॉय की सैलरी माना जाएगा, वो एग्जम्प्ट नहीं है। आई रिपीट अगेन, अगर 12% ऑफ सैलरी, एम्प्लॉयज सैलरी, उससे ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन कर दिया एम्प्लॉयर ने, तो जो भी कंट्रीब्यूशन किया है वो जो है वो टैक्सेबल माना जाएगा, वो एम्प्लॉय की सैलरी मानी जाएगी, एम्प्लॉय की सैलरी कंसिडर होगी, वो टैक्स फ्री नहीं होगा, ठीक है जी। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में बेसिकली वो कंसिडर नहीं किया जाता, नहीं अलाउड है। देन अगर हम इंटरेस्ट क्रेडिट की बात करें प्रोविडेंट फंड में, जो अक्यूमुलेटेड बैलेंस की अगर है उसमें, तो स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड के केस में फुली एग्जम्प्ट है। जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है वहाँ पर 9.5% जो है वो लिमिट अलाउड है, उतना इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री है। अगर 9.5% तक इंटरेस्ट मिल रहा है आरपीएफ पे अकाउंट पे तो वो एग्जम्प्ट है, और अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 12% मिल रहा है, तो जो बाकी का डिफरेंस होगा, ठीक है, 2.5% का,
वो जो है वो टैक्सेबल होगा, वो एम्प्लॉय की सैलरी में कंसीडर किया जाएगा। अगर वो 9.5% तक है, उतना है या उससे कम है, तो वो सारे का सारा इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो माफ़ है, एम्प्लॉय की सैलरी में उसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये आरपीएफ के केस में, इसके केस में ऐड होता है। एसपीएफ के केस में एग्जम्प्ट है, जितना मर्जी मिले, चाहे 12% चाहे 15%, वट एवर द अमाउंट। अगर रिफंड की बात करें या फिर कोई उस प्रोविडेंट फंड में से ले रहे हैं या ट्रांसफ़र हो रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड वाले में या एसपीएफ में बैलेंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में जितना मर्जी वो रिफंड ले रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है बैलेंस, वो सारे का सारा एग्जम्प्ट है। अगेन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करें तो एग्जम्प्ट है, बट किस केस में एग्जम्प्ट नहीं है? अगर एम्प्लॉय सर्विस छोड़ दे 5 साल से पहले। सो जो मिनिमम टाइम फ्रेम है वो है 5 ईयर्स की सर्विस का। अगर उससे पहले एम्प्लॉय जो है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में जॉब छोड़ देता है, तो वो जो उसका प्रोविडेंट फंड का बैलेंस है अगर वो विड्रॉ करवा रहा है तो वो उसकी सैलरी माना जाएगा, उस साल की सैलरी में ऐड हो जाएगा। अदरवाइज जो है वो सारे का सारा उसको एग्जम्प्ट माना जाएगा अगर वो 5 साल की मिनिमम सर्विस की है। अब इसमें एक दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, वो क्या है कि जब हम कह रहे हैं कि एग्जम्प्ट हो जाएगा 5 साल के बाद, ठीक है, कई केसेस में क्या है 5 साल की लिमिट से अगर कम भी वो पहले भी विड्रॉ कर रहा है, रिफंड ले रहा है, तो भी एग्जम्प्ट है। कैसे? फॉर एग्जांपल वो सर्विस लीव कर रहा है बट अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, उसको फोर्सफुली, उसकी हेल्थ ख़राब थी, इल हेल्थ के कारण उसकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई, या एम्प्लॉयर जिसका वो काम कर रहा था वो ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो गई, तो उस केस में अगर वो विड्रॉ कर रहा है और 5 साल से कम की सर्विस है तो भी वो एग्जम्प्ट माना जाएगा। अगर वो अपनी विलिंगनेस से, वॉलेंट्री कंडक्ट है उसका, वॉलेंट्री बिहेवियर, अगर वॉलेंट्री विलिंगनेस से अपनी से वो 5 साल से पहले जॉब छोड़ रहा है, तो उस केस में वो जो अमाउंट है वो उसको टैक्सेबल माना जाएगा, वो जो है एग्जम्प्ट नहीं होगा कंसिडर इन दैट केस ऑफ एम्प्लॉय। हाँ, अगर उस एम्प्लॉय को किसी दूसरे एम्प्लॉयर के साथ जॉब मिल गई और उसका प्रोविडेंट फंड ट्रांसफ़र हो गया नए एम्प्लॉयर के पास, सेम प्रोविडेंट फंड ही, और टोटल सर्विसेज दोनों एम्प्लॉयर के पास उसकी 5 साल या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में भी एग्जम्प्ट माना जाएगा। ज़रूरी नहीं एक एम्प्लॉयर के साथ ही 5 साल की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए। और जैसे कि हमने बात की, कोई और इश्यूज़ हों जहाँ पर उसका खुद का जोर ना हो, इल हेल्थ हो, बिजनेस बंद हो गया हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ही 5 साल से कम का हो, 3 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट हो एम्प्लॉयमेंट का, तो उन केसेस में भी जो है एम्प्लॉय अपनी मर्जी से जॉब नहीं छोड़ रहा, हम ये मानेंगे, और एज पर रूल 8 जो है वो एग्जाम अमाउंट जो है वो एग्जम्प्ट होगा। ठीक है जी। और बेसिक कंडीशन क्या हो गई? अगर वैसे ही 5 साल के बाद वो कवर करे। इसको कवर कौन सी कंडीशन करती है? अगर हमने क्लेम करना है कि एग्जम्प्ट है हमारा, वो है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। सो सेक्शन 10 में हमने बात करी थी एग्जम्प्ट इनकम्स के बारे में बात आती है बेसिकली, तो एसपीएफ के केस में सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 जो है वो फुली एग्जम्प्ट की बात करता है। जबकि दूसरों के केस में अगर बात करें, जैसे हम ये चीज़ें बात कर रहे थे 5 ईयर या उससे कम है, तो उसके केस में रूल 8 जो है वो बेसिकली 4th शेड्यूल का लागू होता है। ठीक है जी। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करें तो अगर उस केस में रिफंड लिया जा रहा है तो जो भी टैक्सेबल पोर्शन है वो सारे का सारा उसकी सैलरी में ऐड किया जाएगा, एडेड माना जाएगा। ठीक है। सो टू ब्रीफ इट आउट अबाउट दीज 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है अगर 12% तक है तो ठीक है, अगर 12% से ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ 12% है, ऑफ सैलरी, हुज सैलरी, एम्प्लॉयज सैलरी, अगर 12% एम्प्लॉयज की सैलरी से ज़्यादा है तो सारे का सारा टैक्सेबल माना जाएगा। अनरिकॉग्नाइज के केस में आता ही नहीं ये पॉइंट। स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो सारे का सारा एग्जम्प्ट, और पीपीएफ के केस में ये चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देयर इज नॉट गोइंग टू बी एम्प्लॉयर। पीपीएफ कोई भी खुलवा सकता है, चाहे वो जॉब कर रहा है चाहे वो नहीं कर रहा है। इट इज़ अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन बात करें प्रोविडेंट फंड में, तो अगर तो वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो एटीसी के अंदर उसको डिडक्शन अलाउड है अप टू 1.5 लाख। ठीक है। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करें तो डिडक्शन अलाउड नहीं है एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन में। अगर स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात करें तो वहाँ पर भी एटीसी के अंदर डिडक्शन अलाउड है, और पीपीएफ के केस में भी एटीसी के अंदर डिडक्शन अलाउड है।
अगर इंटरेस्ट जो क्रेडिट हो रहा है उस प्रोविडेंट फंड के बैलेंस पे, उस पे अमाउंट पे, उसकी कंट्रीब्यूशन पे, अगर हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस की बात करें तो 9.5% जो है, 9.5% हर साल का इंटरेस्ट जो है वो उतना माफ है। अगर उससे ज़्यादा हो गया इंटरेस्ट तो वो बाकी का इंटरेस्ट उस एम्प्लॉय की सैलरी का हिस्सा माना जाएगा, उसकी सैलरी में ऐड करेंगे। ठीक है जी। अनरिकॉग्नाइज्ड के केस में नहीं पॉइंट, ठीक है, सारे का सारा ही सैलरी में ऐड होगा, अदरवाइज नॉट टैक्सेबल ईयरली होता है, उसमें होता ही नहीं, इरेटिकल पैटर्न है। स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड के केस में जैसे कि हमने बात की थी, हर चीज़ एग्जाम्प्ट है, तो इंटरेस्ट जितना मर्जी, चाहे वो 9.5% से ज़्यादा भी हो तो भी वो एग्जाम्प्ट है। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड के केस में भी सारे का सारा इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है। देन अगर हम फाइनल अमाउंट की बात करें कि जो अमाउंट रिसीव हो रहा है रिटायरमेंट पे, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में पूरे का पूरा एग्जाम्प्ट है अगर एम्प्लॉय ने 5 ईयर या उससे ज़्यादा की सर्विस की है, या जैसे कि अभी हमने पिछले पॉइंट में बात करी, उसने 5 साल से कम की सर्विस है, बट वो क्या थी, वो कॉन्ट्रैक्ट ही का 5 साल से कम का था, या वो जो 5 साल से कम सर्विस थी बट वो उसके खुद की वॉलंटरी कंडक्ट के कारण नहीं थी, उसकी इल हेल्थ के कारण उसकी सर्विसेज टर्मिनेट हो गई या बिजनेस ही बंद हो गया एम्प्लॉयर का, तो उन केसेस में भी एग्जम्प्ट माना जाएगा। अगर वो वॉलंटरी जो है वो नौकरी छोड़ रहा है 5 साल से कम, तो उस केस में टैक्सेबल होगा। ठीक है जी। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करें तो वो जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं है, बट इंटरेस्ट अमाउंट सारे का सारा टैक्सेबल जाएगा। एसपीएफ के केस में अगेन फुली एग्जाम्प्ट है सारे का सारा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11, और पीपीएफ के केस में भी फुली एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। सो दिस इज अबाउट द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एंड द मैकेनिज्म एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड्स दैट आर इंक्लूडेड और दैट आर अ पार्ट ऑफ सैलरी और अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ सैलरी इनकम। ठीक है। पीपीएफ की बात करें तो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड जो पीपल हैं, जो सैलरीड नहीं है, उनके लिए प्रमोशन करने के लिए प्रोविडेंट फंड की जो टूल है उसके लिए पीपीएफ को लाया गया, और दे कैन अवेल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, जो डिडक्शन ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन जो है वो बेसिकली डिडक्शन सेम तरह की जैसे एसपीएफ के केसेस में होते हैं, कई प्रोविजंस वैसी हैं जैसी अभी हमने पिछले स्लाइड में बात करी थी। अब कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं और इनको सॉल्व करके हम समझते हैं कि पीपीएफ या हो या आरपीएफ हो या एसपीएफ है, इनके केसेस में हम प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट जब करेंगे तो हम उसकी कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक मिस शाइना है कोई, उनकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेंगे। सैलरी उसकी जो है वो हर महीने 48,000 रुपीज़ है। कमीशन उसको मिल रहा है 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय, और वो टर्नओवर कितनी है, 80 लाख रुपए की बिजनेस की टर्नओवर है उस एम्प्लॉयर की या ऑर्गेनाइजेशन की, और उसका 1% शाइना को टारगेट अचीव करने पे या किसी भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट पे टर्नओवर पे कमीशन मिल रहा है 1% दैट ऑफ 80 लाख। ठीक है जी। और उसको क्या मिल रहा है, उसका एम्प्लॉयर जो है वो उसके आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है 7,000 रुपये हर मंथ के। ठीक है। देन इंटरेस्ट जो क्रेडिट हो रहा है उसके आरपीएफ अकाउंट में वो है 12% के हिसाब से 12% इंटरेस्ट मिल रहा है आरपीएफ पे। ठीक है, ध्यान रखने वाली बातें, क्या क्या चीज़ें हमने ध्यान रखनी है। और वो कितना अमाउंट बन रहा है, वो अमाउंट टोटल का सारा बन रहा है 72,000 रुपीज़। सो इस केस में हम निकालेंगे शाइना की सैलरी। सेकेंड इलस्ट्रेशन क्या है, कोई मिस्टर ललित है, उन्होंने जॉब छोड़ दी। आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 सालों के बाद ही उन्होंने जॉब छोड़ दी, और उन 3 सालों की जॉब के बाद उसको रिफंड मिला 60,000 रुपीज़ अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। ठीक है, ऑन 4 जून 2018। अब ये जो 60,000 मिला, ये क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है, इसमें उसकी खुद की कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन इंक्लूडेड है, साथ में इंटरेस्ट भी अमाउंट इंक्लूडेड है 12% के हिसाब से, जो कि इस अमाउंट पर बना था, जो भी प्रोविडेंट फंड के अमाउंट पर उसका बना था ओवरऑल। ठीक है, अगर वो 2-3 डिफरेंट केसेस हो, अगर तो वो स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड के अंदर फॉल कर रहा है या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर फॉल कर रहा है या यूआरपीएफ के अंदर फॉल कर रहा है, तो हम इन तीनों डिफरेंट केसेस में उसको जो अमाउंट मिल रहा है 3 साल की सर्विस के बाद, आई रिपीट अगेन, तो हम उसको कैसे कंसीडर करेंगे। और फाइनली तीसरी एग्जांपल, कोई मिस मुस्कान है, उनको एक प्रोफेसर अपॉइंट कर दिया गया पंजाब यूनिवर्सिटी में, और ये पे स्केल है उनका 37,400 से लेके 1,200 रुपये इंक्रीमेंट। जो मिडल वैल्यू, जो लास्ट हमने सैलरी वीडियो चैप्टर की बात करी थी, मिडल वाला जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होता है, हर इस अमाउंट में ऐड होता है, और दिस इज़ द फाइनल रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर सैलरी ब्रैकेट।
सो 1 सितंबर को 2014 को उनकी अपॉइंटमेंट हुई और 42,000 की सैलरी इनिशियली उनको मिल रही पर मंथ। ठीक है, हम उनकी सैलरी कैलकुलेट करेंगे कि अगर सैलरी ड्यू हो फर्स्ट ऑन एवरी मंथ या सैलरी ड्यू हो ऑन लास्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। सो इन दोनों केसेस में डिफरेंशिएशन क्या होगी, कैसे सैलरी कंप्यूटेशन में पूरे साल की जो सैलरीज बनाएंगे वो क्या उसमें फ़र्क आएगा या नहीं आएगा। आइए इन तीनों इलस्ट्रेशंस के बारे में बेसिकली हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर मिस शाइना। ठीक है, मिस शाइना की अगर हम बात करें तो उस केस में हमारे पास क्या था, उसकी ग्रॉस सैलरी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उस हमारे पास क्या क्या गिवन है, सैलरी गिवन है, कमीशन गिवन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में गिवन है और इंटरेस्ट अमाउंट गिवन है। चार चीज़ें गिवन है। ठीक है, आइए इसको लिखते हैं। सैलरी कंट्रीब्यूशन है उसकी, ठीक है, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट है और प्रोविडेंट फंड की बात की और कमीशन की बात करी है। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बात करें सैलरी की तो सैलरी उसकी कितनी है, सॉरी ₹48,000 है पर मंथ। ठीक है, सो हम एनुअल सैलरी कितनी हो गई 48,000 इंटू 12। ठीक है, इसको हम कंप्यूट करेंगे 48,000 इंटू 12, दैट इज विल गिव यू द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी दैट शैल बी ड्यू टू हर फॉर द ईयर, फॉर एग्जैक्ट ईयर। सो इट विल बी समवेयर अराउंड 1596 and it is going to be 480 and 576 5,76,000। ठीक है, एक साल की उसकी हर पूरी की सैलरी हो गई। ठीक है जी, ये हो गई पूरी की पूरी सैलरी उसकी साल की। देन उसके पास कमीशन कितना था, कमीशन ऑन सैलरी, कमीशन ऑन टर्नओवर @ 1%। अमाउंट कितना था 80 लाख। सो 80 लाख का अगर 1% बात करें तो कितना होगा। ठीक है, 80 लाख का 1% इज 80,000, सो दैट इज ₹80,000। ठीक है, 80,000 ही होगा उसका 1%। ठीक है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना था, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है इस केस में उसका 7,000 पर मंथ। ठीक है, 7,000 पर मंथ। सो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें टू पीएफ, एम्प्लॉय पीएफ @ 7,000 पर मंथ, तो वो कितना हो गया 7,000 इंटू 12 मंथ्स। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी 84,000। ठीक है, सो हमारे पास ये तीन चीजें आएंगी। फाइनली चीज हमारे पास क्या थी, फाइनल चीज हमारे पास क्या थी, उसके पास टोटल उसका इंटरेस्ट क्रेडिट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीएफ @ 12%। ठीक है, 12% के हिसाब से जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है उसके प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, वो कितना अमाउंट है 72,000। आरपीएफ फंड कौन सा है, आरपीएफ। ठीक है, 12% के हिसाब से कितना है 72,000। हमने अभी बात करी थी कितना आरपीएफ के केस में अमाउंट एग्जम्प्ट है, दैट इज @ 9.5%। सो हम 9.5% का जो अमाउंट बनेगा उसको माइनस करेंगे और जो डिफरेंस अमाउंट है 2.5%, वो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वही उसकी सैलरी इनकम में ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, सिंपल सी बात, सिंपल तरीका वे आउट बता देता हूं। जितना अमाउंट है ये 72,000 मल्टीप्लाई बाय जो एग्जम्प्ट अमाउंट बात कर रहे हैं 9.5% डिवाइडेड बाय दूसरा जितना एग्जम्प्ट नहीं है। सो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको देगा बेसिकली जो है वो एग्जम्प्ट अमाउंट कितना था प्रोपोर्शनेट। सो इसको अगर सॉल्व करोगे तो वो बनेगा 57,000। ठीक है, 57,000 हो गया। सो डिफरेंस कितना बचा दोनों में से, इसमें से इसको माइनस करेंगे एग्जम्प्ट वाले को, सो नेट इज 15,000। ठीक, सो इंटरेस्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, इंटरेस्ट पॉइंट कितना आया 15
15,000। सो 15,000 इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, एक और चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन कितनी थी? 7,000। ठीक है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी हमने बात करी थी 12% ऑफ सैलरी जो है वो एग्जम्प्ट है, अगर उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो फिर वो बन जाएगी टैक्सेबल। सो 12% तक तो सैलरी का, एम्प्लॉय की सैलरी का, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन माफ़ होगी, सारी की सारी एग्जम्प्ट होगी, उससे ज़्यादा जो है वो ऐड करनी है। और यहां पर हमने क्या किया, 84,000 सारा ही ऐड कर दिया। ठीक है, सो इसमें से भी हम माइनस करेंगे, इसमें से भी माइनस होगा एग्जम्प्ट अमाउंट। एग्जम्प्ट कितना है? अप टू 12% ऑफ सैलरी। अब अगर हम बात करें सैलरी क्या है, क्या हम सैलरी को सिर्फ ये लेंगे जो 48,000 पर मंथ थी, या कमीशन ऐड करेंगे? जब हमने शुरुआती वीडियो में सैलरी इनकम की बात की थी तो हमने बात की थी सैलरी इंक्लूड सैलरी, वेजेस, पेंशन, कमीशन, एनीथिंग दैट इज बीइंग पेड। सो जब हम ये 12% एग्जम्प्ट एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन कितनी माफ है? 12% तक माफ है। अगर उससे ज़्यादा है तो वो ऐड करनी है। तो यहां पर हमने सारा ऐड किया था, सारा ऐड नहीं करेंगे, इसको हम अंदर लिख लेते हैं 84,000। इसमें से माफ कितना है? 12%। ठीक है, 12% एम्प्लॉय की सैलरी का। वो सैलरी क्या होगी जिसका 12% निकलेगा? वो होगी सैलरी, ये वाला अमाउंट, प्लस ये जो कमीशन था वो। सो यहां पर जो 12% निकालेंगे इस केस में, वो 12% अगर हम कंप्यूट करेंगे तो वो किसका करेंगे? 12% ऑफ 5,76,000 जो सैलरी है, प्लस 80,000 जो कमीशन था, उसका 12%। सो अगर हम बात करें, इट विल बी 12% ऑफ वट अमाउंट? ये हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, 80,000 है ना, 56 हो जाएगा, 6,56,000। ठीक है, सो इसका अगर हम 12% की बात करें तो वो 12% अमाउंट बनता है, ये जो अमाउंट हम बात करें 78,000, ठीक है, 720 रुपीज़। सो जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है 7,000 पर महीना, वो 84,000 है। उसमें से माइनस कितनी कर दी हमने? एग्जम्प्ट 12%, क्योंकि उतना अलाउड है, उससे ज़्यादा वाला ही सिर्फ ऐड करेंगे सैलरी में। सो जब इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास जो फाइनल अमाउंट आया 84,000 माइनस 7,872,000, ये आ गया 5,280। सो जब अगर हम शाइना की सैलरी की बात कर रहे हैं तो उसकी सैलरी क्या होगी? 5,76,000 प्लस 80,000 प्लस कौन सा अमाउंट आएगा? 5,280। ये और इंटरेस्ट की जब हमने बात करी फोर्थ पॉइंट में, इंटरेस्ट में हमने कितना इंटरेस्ट मिल रहा था? 12%, वो आया 72,000। माफ कितना है रिकॉग्नाइज के केस में? 9.5%। तो 9.5% को कैसे कैलकुलेट किया? 57,000। ठीक है, वो कैसे आया? 72,000 मल्टीप्लाई बाय 9.5 जितना माफ है डिवाइडेड बाय जितना मिल रहा है 12%, तो वो आया 57,000। इसमें से इतना माइनस किया 15,000। सो ये चार चीज़ें। सो इन चार चीज़ों को अगर हम ऐड करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द ग्रॉस सैलरी फॉर मिस शाइना। ठीक है, सो वो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। इन दोनों को ऐड किया था तो कितना आया था? 6,56,000 ये अमाउंट था। ठीक है, इसमें हम ऐड कर लेंगे 15,000 प्लस 5,280। सो 15,000 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6,71,000। ठीक है, उसमें 5,000 ऐड कर दिया तो 76,280। सो टोटल सैलरी ऑफ मिस शाइना विल बी 6,76,280 रुपीज़, जो कि ये एग्जाम्पल हमने इलस्ट्रेशन करी थी पहले केस में। लग गया समझ? कंट्रीब्यूशन निकालनी एम्प्लॉयर की 7,000 के हिसाब से 84 आई थी, उसमें से 12% अलाउड है। 12% कैसे कैलकुलेट किया? सैलरी प्लस कमीशन। ठीक है, इंटरेस्ट की बात करी तो 12% मिल रहा है, 12% मिल रहा है, बट अलाउड कितना है? 9.5%। सो 9.5% माइनस करके नेट अमाउंट जो है उसकी सारी की सारी ऐड हमने कर दी और हमने निकाल दी ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस शाइना, दैट इज 6,76,280 रुपीज़। क्लियर? ये तो था पहली इलस्ट्रेशन जो हमने बात करी। ठीक है, अब
हम दूसरी इलस्ट्रेशन बात करते हैं। दूसरी इलस्ट्रेशन जो हमारे पास थी उसमें क्या है, मिस्टर ललित जो हैं उन्होंने 3 साल के बाद जॉब जो है वो छोड़ दी है। 3 साल जॉब करी उन्होंने और उसके बाद जॉब जो है एम्प्लॉयर की छोड़ दी। और जब जॉब छोड़ी तो उनको कितना अमाउंट मिल रहा था, क्या क्या मिल रहा था, कैसे मिल रहा था, वो सारे का सारा 3 डिफरेंट केसेस हमारे पास गिवन है कि 3 साल के बाद ही उसने छोड़ दी। और पहला केस है अगर वो स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में फॉल करता है या रिकॉग्नाइज्ड में या अनरिकॉग्नाइज्ड में, तो इसको कैसे डील करेंगे। अगर हम सबसे पहला केस बात करें एसपीएफ के केस में, ठीक है, अगर वो कंटिन्यू कर रहा था तो वो फुली एग्जम्प्ट है, ठीक है। तो चाहे जितना मर्जी रिफंड ले रहा है या कुछ भी हो रहा है, कोई भी केस है 5 साल से पहले, तो हमेशा वो एग्जम्प्ट है सारे का सारा। दूसरा केस बात करें आरपीएफ के केस में, ठीक है, अगर वो आरपीएफ के केस में फॉल कर रहा है तो हमने क्या बात की थी, उसने कितने साल जॉब करी है, उसने जॉब करी है, हियर इट इज वेयर द जॉब इज, दैट वाज, हाँ 3 साल जॉब करके जो है उसने जॉब छोड़ दिया और रिफंड ले लिया है। और हमने आरपीएफ के केस में कितनी विंडो की थी, 5 साल की। सो अगर 5 साल से पहले उसने जॉब छोड़ दी है, बट वो कारण क्या है कि उसको ज़बरदस्ती छुड़वाई गई है, खुद नहीं छोड़ी, तो उस केस में एग्जम्प्ट था। या बिजनेस बंद हो गया या उसने कोई और एम्प्लॉयर पे कंटिन्यू कर लिया, तो दोनों का मिला के 5 ईयर और ज़्यादा है तो भी माफ़ है। बट उसने 3 साल के बाद जॉब छोड़ दी और रिफंड ले लिया अपनी मर्जी से, ठीक है। सो एज मिस्टर ललित हैज़ लेफ्ट सर्विस ऑन हिज ओन, तो उस केस में, और एंड दैट टू बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स, सो जो पहले अमाउंट एग्जम्प्ट होना था वो सारे का सारा बन जाएगा टैक्सेबल। सो जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है 12% ऑफ सैलरी अप टू 12% जो होती है, और इंटरेस्ट जो होता है 9.5%, ठीक है ना, तो वो भी सारे का सारा टैक्सेबल माना जाएगा। सो अगर तो उसने 5 साल से पहले छोड़ दी तो जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन 12% या उससे कम भी है ना, अदरवाइज तो हम बात कर रहे हैं 12% तक का एग्जम्प्ट है, उसके बाद टैक्सेबल होती है। बट अगर उसने अपने खुद की मर्जी से जॉब छोड़ दी 5 साल की टर्म से पहले ही, तो जो चीज़ें ये एग्जम्प्ट थी पहले वो अब टैक्सेबल बन जाएंगी, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी, और जो इंटरेस्ट हो रहा है, जो बैलेंस उसका जमा है आरपीएफ के अकाउंट में, उस पर इंटरेस्ट जो मिल रहा है 9.5% हो या उससे ज़्यादा हो, वो सारे का सारा बन जाएगा टैक्सेबल इस केस में, क्योंकि उसने छोड़ी है जॉब अप टू लेस देन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एंड विलिंगलेसली, ठीक है, विलिंगनेसली। सो उसने अपनी मर्जी से छोड़ी है, या उसको हम बोल सकते हैं वॉलंटरली छोड़ी अपनी मर्जी से। सो वो सारे का सारा माना जाएगा टैक्सेबल। तीसरा केस करते हैं, अगर वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो टैक्सेबल पोर्शन है वो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन और जो इंटरेस्ट है वो सारे का सारा टैक्सेबल होगा, सैलरीज के अंदर माना जाएगा। और जो उसकी खुद की कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, अगर उसका और जो इंटरेस्ट पार्ट है, बेसिकली उसकी खुद की कंट्रीब्यूशन भी सैलरी में ही आएगी। अगर इंटरेस्ट जो जमा हो रहा है वो जाएगा सैलरीज चैप्टर के अंदर नहीं, वो जाएगा अंडर द हेड इनकम अंडर अदर सोर्सेज। जो इंटरेस्ट अमाउंट है अदर सोर्सेज में कंसिडर होगा, और जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है या खुद की कंट्रीब्यूशन है वो होगी टैक्सेबल अंडर द चैप्टर सैलरीज इस केस में। जबकि मिस्टर ललित के केस में, जो कि 3 केसेस में हमने किया है, एसपीएफ के केस में फुली एग्जम्प्ट, आरपीएफ के केस में टैक्सेबल बन जाएगी अगर 5 साल से पहले कम की है ड्यूरेशन है तो, और अनरिकॉग्नाइज के केस में टैक्सेबल। सैलरी और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है वो खुद की सैलरी चैप्टर में, और इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो जाएगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। आइए तीसरी इलस्ट्रेशन की बात करते हैं, मिस मुस्कान की, जिसको कि प्रोफेसर अपॉइंट किया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी में। और उसका पे स्केल क्या रखा गया था, पे स्केल उसका जो था 37,400 रुपीज़ और 1200 रुपये का हर साल इंक्रीमेंट है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पे है, और फाइनल रेंज है 62,400 रुपीज़। 1 सितंबर को उसने ज्वाइनिंग दी है और हर मंथ की सैलरी है 42,000। अब 2 डिफरेंट केसेस कर रहे हैं कि अगर उसकी सैलरी हर मंथ के फर्स्ट को ड्यू हो, मतलब कि सितंबर का मंथ जॉब कर ली तो जो सितंबर मंथ की सैलरी ड्यू होगी वो 1 अक्टूबर को होगी, तो क्या होगा सीन, टोटल साल में कितनी सैलरीज बनेंगी। और अगर सेम मंथ के लास्ट डे में हो, मतलब सितंबर मंथ की सैलरी 30 सितंबर को ड्यू हो जाए, उस केस में, दोनों केसेस में क्या जो टोटल साल की सैलरीज बनेगी उनमें फ़र्क आएगा कि नहीं, आइए वो देखते हैं। सो सबसे पहला केस हम कर लेते हैं इसमें, इफ सैलरी इज ड्यू ऑन
ड्यू ऑन फर्स्ट ऑफ मंथ, ठीक है, अगर मंथ के फर्स्ट में है, ठीक है। सो सैलरी ऑन 1/9/2014 is going to be 37,400. मिडल वैल्यू क्या थी 1200. सो सैलरी ऑन 1/9/2015 विल बी 1200 ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया 38600. सैलरी ऑन 1/9/2016 विल बी, इसमें 1200 ऐड हो जाएगा फिर, क्योंकि मिडल वैल्यू 1200 थी, हर साल 1200 रुपये सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी. सो इसकी अगर हम बात करें तो ये कितना बन गया हमारे पास 39800. उसके बाद कब इंक्रीमेंट हो गया, साल के बाद, ज्वाइन सितंबर में गया था 2017. यहाँ पर कितना हो गया, इसमें फिर 1200 ऐड कर लो, ठीक है. सो इट विल बी अराउंड रफली 41,000, ठीक है. और अगर हम 18 की बात करें तो यहाँ पर भी 1200 रुपये ऐड हो गए. सो इट विल बी 43,200 हो गई सैलरी उसकी, ठीक है. से 42,000 रुपीज़ सैलरी जो है हम उसकी ले रहे हैं. उससे पहले यहाँ उसकी अगर हम 18-19 की बात करें, इस पॉइंट को छोड़ ही दो, यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड, ठीक है. इसको छोड़ ही दो, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड. सिंप्लीफाइड तरीके से करा देता हूँ, ठीक है. सो हर साल अगर 19 में 14 ने ज्वाइन किया, उसमें इतनी बेसिक सैलरी थी, जो रेंज थी सैलरी की 37,400 1200, और रेंज कितनी थी 62,400, हाँ 62,400. सो बेसिक सैलरी शुरुआत में इतनी होगी, हर साल इतना अमाउंट ऐड होगा और फाइनल अमाउंट इतना बनेगा, इससे ऊपर नहीं ऐड होगा. सो 14 में सैलरी इतनी, ठीक है. 1 सितंबर 15 को कितनी सैलरी हो गई, इतनी, 1200 ऐड हो गया. 16 में इतनी, 17 में इतनी, और 18 में कितनी हो गई 43,200. से हम कैलकुलेट कर रहे हैं 18-19 के लिए ही, ठीक है. प्रीवियस ईयर के लिए उसकी सैलरी कितनी थी. इफ सैलरी इज ड्यू ऑन 1st ऑफ एवरी मंथ, तो हमारे पास कितनी होगी सैलरी फ्रॉम 1st अप्रैल 2018 टू कब तक होगी 1st सितंबर 2018, ठीक है. साल की बात कर रहे हैं, अगर इस साल की बात कर रहे हैं तो ये साल शुरू होता है अप्रैल 1 को और ख़त्म कब होता है 31 मार्च 2019 को, ठीक है. अप्रैल 1 18, 31 मार्च 2019. सो इस साल की जब हम बात कर रहे हैं सैलरी कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2019 तक. बट सैलरी बढ़ कब रही है 1 सितंबर को. सो 1 अप्रैल से लेकर 1 सितंबर तक कौन सी सैलरी मिलेगी, कौन सी सैलरी मिलेगी उसको मिलेगी ये वाली सैलरी नहीं मिलेगी, ये तो उसकी 1 सितंबर को बढ़ी है, उसको मिलेगी ये वाली सैलरी 41,000, जिसको हमने क्वेश्चन में 42,000 लिखा है, ठीक है. टाइपोग्राफिकल एरर होगा, वो 41,000 नहीं है. दैट शुड बी बेसिकली रेड एज 41,000, ठीक है. सो इसको बेसिकली आप पढ़ लो, यहाँ पर करेक्ट कर लो 41,000, ठीक है, से फॉर पर्टिकुलर ईयर. सो यहां पर अगर हम बात करें तो 41,000, ठीक है, इनटू कितनी ये सैलरीज हैं 1 अप्रैल से लेके 1 सितंबर तक 6, 1 4, 1 5, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त और 1 सितंबर. ये 6 सैलरीज हो गई टोटल की टोटल, ठीक है. सो ये किस अमाउंट पे मिल रही है अभी पीछे वाले अमाउंट पे, क्योंकि इंक्रीमेंट कब लग रहा है 1 सितंबर को, ठीक है. सो 1 अप्रैल से लेकर 1 सितंबर तक 41,000 के हिसाब से 6 सैलरी. सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना बनता है, दैट शैल बी 2,46,000 रुपीज, ठीक है. ये हो गया 6 मंथ की सैलरी.
अब अगर हम बात करें इसी में सेकेंड पार्ट में, सैलरी फ्रॉम फर्स्ट 10, क्यों? क्योंकि 1 सितंबर तक तो हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट कौन सी बात होगी? अक्टूबर की। 1 अक्टूबर टू कौन से वाली लास्ट वाली बात होगी? हमने कब तक कवर करना है? 31 मार्च। सो हम 1 अप्रैल 2019 नहीं ले सकते। सो लास्ट वाला कौन सा होगा? 1 मार्च 2019। ठीक है, क्योंकि हम साल में, हमारा साल है 31 मार्च तक। सो जो 1 सितंबर तक यहाँ पर आ गया, 1 अक्टूबर से शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा? 1 मार्च। अप्रैल क्यों नहीं आया? क्योंकि वो अगले साल में आ जाएगा। सो ये कितने मंथ बनेंगे? ये बनेंगे 5 मंथ्स, सॉरी 6, अगेन 6। ठीक है, ये भी 6 बनेंगे। कैसे? 1 10, 1 11, 1 12, 1 1, 1 2 और 1 3। ये 6 महीने बन गए ये भी। दिस इज ऑल्सो 6 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर जो 1 अप्रैल को सैलरी मिल रही है, वो कौन सी सैलरी मिल रही है? वो मिल रही है मार्च 2018 की। और यहाँ पर जो लास्ट सैलरी इस मार्च की होगी, इस साल के 18-19 की जब हम बात करें, तो 31 जो मार्च वाला मंथ है, जो 1 मार्च से लेके 31 मार्च 2019 वाला महीना है, उसकी सैलरी कौन से साल में जाएगी? आगे वाले साल में, 2019 और 2020 वाले साल में। ठीक है, क्योंकि इस साल की जब हमने 1 अप्रैल को सैलरी ऐड करी, तो वो एक्चुअल में कौन से मंथ की सैलरी है? वो पीछे वाले मार्च की है, जो इस साल में फॉल नहीं कर रहा। ठीक है, बट वहाँ पर भी रहेगी तो वैल्यू 41,000 ही, क्योंकि सैलरी कब बढ़ती है? 1 सितंबर को बढ़ रही है, तो वो भी 41,000 है, तो आएगा तो अमाउंट सेम ही, इसलिए हमने इंटू 6 कर लिया था। इसी तरह 6 रिमेनिंग्स ये हैं, बट ये किस अमाउंट पे अब मिलेंगे? ये मिलेंगे 43200 इंटू 6। सो इसको जो भी अमाउंट बनेगा, ₹2,59,200। ठीक है, 6 महीनों के लिए ये अमाउंट बनेगा। सो उसकी टोटल सैलरी अगर हम बात करें, अगर 1 ऑफ एवरी मंथ ड्यू हो रही है, तो वो कितना अमाउंट बन गया? 5,05,200 रुपये। ठीक है जी, ये कब है? जब उसकी सैलरी ड्यू हो रही है 1 ऑफ एवरी मंथ। और जो यहाँ पर 1 मार्च अप्रैल को सैलरी ली, वो कौन सी ली? पीछे वाले मंथ की, मार्च के मंथ की। ठीक है, और एंड में कौन सी सैलरी ली? 1 मार्च को जो मिल रही है, वो कौन से मंथ की मिल रही है? फेब्रवरी की। सो इस साल के जो मार्च की सैलरी है, वो अगले साल वाले टाइम पे जाएगी, अगर हम ले रहे हैं ड्यू बेसिस 1 ऑफ एवरी मंथ। सो टोटल अमाउंट कितना बन गया? 5,05,200 रुपये। अब इसी को देखते हैं, अगर उसकी सैलरी जो है वो, इफ सैलरी इज ड्यू और रिसीव्ड ऑन लास्ट डेट ऑफ दैट मंथ ओनली। ठीक है, सो मतलब क्या है? अगर 1 सितंबर 2018 से 30 सितंबर 2018 के सैलरी की बात कर रहे हैं, तो वो कब ड्यू हो रही है? 30 सितंबर 2018 को ही। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। सो उस केस में क्या होगी हमारी? हमारा साल कौन सा है? 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक। सो अप्रैल के मंथ की सैलरी कब ड्यू होगी? 30 अप्रैल को 2018 को पहली सैलरी ड्यू होगी हमारी, क्योंकि जो मार्च वाली थी वो तो पिछले साल में ही रह गई। और इसी तरह लास्ट वाली सैलरी 31 मार्च को ही ड्यू होगी। ठीक है, 2019 तक। ठीक है, सो इस केस में अगर हम देखें तो हमारी सैलरी बढ़ कब रही है? 1 सितंबर 2018 को कितनी हो गई? 43200। और 1 सितंबर 2017 को कितनी हुई थी? 41,000। ठीक है जी, ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स थे अभी पीछे जो की है। सो अगर इस पैटर्न से देखें, सेम मंथ की लास्ट डेट को ड्यू हो रही है, सबसे पहली सैलरी कौन सी हुई? 30 अप्रैल की। ठीक है, हमें कब बढ़ रही है सैलरी? 1 सितंबर को। सो 30 अप्रैल के बाद कब सैलरी हमारी ड्यू हुई?
31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त। ठीक है, सितंबर में बढ़ गई। सो पुराने हिसाब से कितनी सैलरी मिली? 1 2 3 4 5 6 नहीं, अभी जब फर्स्ट को ड्यू हो रही थी, अभी हमने इलस्ट्रेशन में किया तो कितने बन रहे थे? 6। हालांकि उसमें पिछले साल के मार्च की सैलरी आ रही थी, बट अगर सेम मंथ के ही लास्ट दिन में ड्यू हो रहा है तो हम देख रहे हैं कितनी सैलरीज बन रही हैं, ये बन रही हैं 5। सो जो पुराने हिसाब से मिलेगा, ठीक है, सैलरी फ्रॉम 34/2018 टू 31/8/2018, वो किस रेट पे है? 41,000 सॉरी इंटू 5 मंथ्स। ये कितना अमाउंट बन गया? 2,05,000 रुपए। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, उसके बाद सैलरी कब होगी? 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जैन, 28 या 29 फरवरी, जो भी डिपेंडिंग अपॉन वो साल लीप ईयर था या नहीं था, और 31 मार्च। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। सो ये टोटल कितने बन गए? 7। और सैलरी बढ़ कब रही है? 1 सितंबर को। सो सैलरी फ्रॉम 39/2018 टू 31/3/2019 किस रेट पे मिलेगी? 43,200 इंटू 7। ये कितना अमाउंट बनता है? 0 0 देन 14 देन 21 22 3,02,400। सो टोटल अमाउंट कितना आ गया? 4 and 7 5,07,400। अब अगर आप लोग रिकॉल करोगे, ठीक है, 5,07,400 और पिछली बार क्या बनना था? ये। सो व्हेन सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट ऑफ दैट मंथ, सो साल की सैलरी कितनी बन रही है? एनुअल सैलरी 5,07,400 रुपए। व्हेन सैलरी इज ड्यू ऑन 1st ऑफ मंथ, कौन से मंथ? नेक्स्ट मंथ। एनुअल सैलरी इज 5,05,200। सो द टू अमाउंट आर डिफरेंट। ठीक है, सो हमें क्या पता चला कि सैलरी ड्यू कब हो रही है? फर्स्ट को हो रही है या लास्ट को हो रही है? तो इन दोनों केसेस में जो सैलरी टोटल कितनी बनेगी उस पर्सन की, वो अमाउंट डिफरेंट आएगा। और ये अगर किसी की सैलरी 20,000 है, 21,000 है, उस केस में बहुत मायने रखेगा। यहाँ किसी की सैलरी ही हर मंथ की 1,20,000 है या समवेयर अराउंड 1 लाख है, तो यहाँ से 80,000 है, उस केस में बहुत मायने रखेगा ताकि क्या वो पर्सन किस टैक्स ब्रैकेट में फॉल करता है या अगली टैक्स ब्रैकेट में शिफ्ट हो जाता है। सो सैलरी कब ड्यू हो रही है, ये भी एक वाइटल इंपॉर्टेंट पार्ट है इन अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ गेटिंग सैलरी रिसीव्ड ऑन ड्यू और एक्चुअल रिसीप्ट बेसिस।